हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज हमारी सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसका कौन सा सेकंड डे है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, वही टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। 35 क्वेश्चन जीके से और 15 क्वेश्चन के राउंड होंगे जीएस से, जनरल साइंस से, जो एग्जाम आने वाला है रेलवे ग्रुप डी का। उसके लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो आपको जब एग्जाम दोगे तो उसमें आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि तब तक के लिए हमारे 1500 से 2000 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके होंगे। और तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला ही जो क्वेश्चन है वो जीके से स्टार्ट हो रखा है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी जो के द्वारा की गई थी। वहीं 1922 में मोहनजोदड़ो जो है, मुर्दों का टीला जिसे को कहते हैं, उसकी खोज की गई थी। किसने की थी? तो जो आर डी बनर्जी जो है उनके द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। इसके अलावा 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1935 में एक भारत शासन अधिनियम लाया गया था। तो सत्यमेव जयते शब्द, दूसरा क्वेश्चन है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जबकि छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, यज्ञ की टूटी हुई नौका। और जाबलोपनिषद से लिया गया है, या जो कथा है जाबलोपनिषद से लिया गया है, सत्याकाम की कथा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था कि पानीपत, उसमें इससे पिछली वाली सीरीज में क्वेश्चन आया था कि कब हुआ था। 1520 इसमें पूछा किन किन के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और यहीं से क्या होता है, मुगल जो है उनका, जो मुगलों का शासन वो स्टार्ट होता है यहाँ से 1526 में बाबर की जीत के साथ ही। इसके अलावा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये दिया गया था, स्वराज का नारा। महात्मा गांधी ने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब जो नारा दिया था वो था करो और मरो का। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा लाला लाजपत राय है ना, जो लाला लाजपत राय है, उन्होंने कौन सा नारा दिया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में सर्च करके, अगर याद नहीं है तो, या फिर अपने बुक से कहीं से भी सर्च करके आपको लिखना जरूर है, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। बाद में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो डलहौजी जो है उसके कार्यकाल में हुई थी, 1853 में हुई थी। पहली ट्रेन जो चली थी वो चली थी मुंबई टू ठाणे। मुंबई टू ठाणे चली थी, तो ये पहले ट्रेन थी। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में भारत बंगाल का जो विभाजन हुआ था, और लॉर्ड रिपन में जो जो स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। उसके अलावा कैनिंग जो है, कैनिंग को भारत का पहला जो भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध जो सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप भरहूत मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप किसमें? भरहूत मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार कहा जाता है। इसके अलावा कुछ जो राजनीतिज्ञ हैं, कुछ जो संविधान सभा के सदस्य, जो संविधान की प्रस्तावना है ना उद्देशिका, उसको भी संविधान की आत्मा मानते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 14 विधि की समान संरक्षण है, विधि की समता से संबंधित फंडामेंटल राइट हो गया। और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19। और जीवन एवं मतलब जीवन एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के तहत ये हो गए। तो टोटल फंडामेंटल राइट से संबंधित है, भाग 3, संविधान के भाग 3 में है ये। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। जबकि उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को भी कौन राष्ट्रपति के सामने ही इनको शपथ लेनी होती है। संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहाँ से लिए गए? यूएसएसआर से लिए गए हैं, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। क्योंकि मूल संविधान में मूल के जो मौलिक कर्तव्य थे नहीं, तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, तो उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। सिफारिश किसने की थी? कई बार क्वेश्चन आता है। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था मूल कर्तव्यों का। और मूल कर्तव्य जो है स्टार्टिंग में 10 थे, बाद में एक और जोड़ दिया गया था 1986 में। तो जो 11वां था
6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की अनिवार्य मतलब पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि उनको स्कूल में भेजें, उनको शिक्षा दिलाएं, ये जोड़ा गया था। चूंकि इनके ये गैर परिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय अगर इनका कोई उल्लंघन करता है ना तो न्यायालय में नहीं जा सकते इनके खिलाफ। हम क्या कर सकते हैं, हम केवल इनका मतलब नैतिक हमारी कर्तव्य दायित्व होते हैं, नैतिक कर्तव्य होते हैं कि हम इनका पालन करें। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। तो 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, और 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। इसके अलावा पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए हमारी एज कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, और वोट डालने के लिए कम से कम 18 साल के हमें होने चाहिए, वयस्क होने चाहिए हम। तो ये सारे मैंने बताया। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं आपको आंसर अपने माइंड में सोच लेना है कि ये आंसर होगा, और फिर मैं आंसर बताऊंगा। अगर सही होता है तो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो फिर रट जाएगा। और गलत हो गया ना तो फिर और भी अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होगा कि जो गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, वो जो हमारे गलत हो जाते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाते हैं। सही है तो है ही याद, उसकी तो बात ही छोड़ो। वर्तमान में भारत के संविधान कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। कौन कौन से जोड़ी इसमें बाद में जोड़ दी गई? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार कानूनों के संबंधित थी, और 10वीं दल बदल से संबंधित हो गई। 11वीं अनुसूची जो है उसमें पंचायती राज के विषय, पंचायतों को क्या क्या विषय होंगे। 11वीं में 12वीं में नगर पालिकाएं जो हैं उनके विषयों के संबंधित है। तो अब कितनी हो गए? टोटल 12 हो गई है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहले कहाँ पे? नागौर जिले से, नागौर जिले राजस्थान से स्टार्ट हुआ था पंचायती राज। भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे, अगर भारत का कंप्लीट ओवरऑल पूछे ना तो दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाता? इंदिरा पॉइंट हो जाता, जो कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है। लेकिन भारत की मुख्य भूमि मतलब इसमें पूछ रखा है, भारत की मुख्य भूमि में। तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है भारत की मुख्य भूमि में? तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है तमिलनाडु में है, और वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, जैसे अब कश्मीर टू कन्याकुमारी पढ़े थे ना, सबसे उत्तर में कश्मीर, सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी। तो इसका राइट आंसर मुख्य भूमि का कन्याकुमारी आ जाएगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो वाटरफॉल है वो कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुंचिकल जो जलप्रपात है वो है, और जोग शरावती नदी पर स्थित है। धुआंधार जो है नर्मदा नदी पर। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जो है शायद कावेरी पे है, आप इसको कन्फर्मेशन और कर सकते हैं। तो शिव समुद्रम हो गया। सबसे ऊंचा कौन सा हो गया? कुंचिकल हो गया। विश्व की सबसे पुरानी दलित पर्वत श्रेणी कौन सी है? पर्वत श्रृंखला। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर लोगे कि अरावली सबसे पुरानी है, और सबसे नवीनतम हिमालय हो गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एक सींग वाले जो गेंडे हैं वन हॉर्न राइनोस के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है असम में हो गया। ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। तो कहाँ पे अवस्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जितने मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना आपको उसके आंसर देने ही देने हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन सही करने हैं ना पेपर में तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, ताकि आप एक्टिव रहो। जैसे आंसर लिखोगे तो आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा, आप खुद का जो फोकस है ना उसको भी सुधार पाओगे। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? जीएसटी लागू कब किया गया था? जो 101वां संविधान संशोधन आया था 2016 में, उसके बाद में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू कर दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, मतलब बना तो 1934 में था, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, लेकिन राष्ट्रीयकरण हो गया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझ गए, पहले ये था जो कुछ अंग्रेज जो पैसे वाले थे ना उन्होंने बनाया था, कुछ अंग्रेजों ने मिलकर। तो बाद में भारत सरकार ने 1947 में देश आजाद हो गया, इसको पूर्णतः सरकारी स्वामित्व में ले लिया, मतलब उनको जितने पैसे उनके बनते थे वो दे दिया। आरबीआई बन गया था पूर्ण भारत का, तो उसी को भारत का राष्ट्रीयकरण बोलते थे। कब बनते थे ये? 1949 में। तो 1949 में आता जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ना वो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का लोक जो नृत्य है? यक्षगान जो है, पहली बात तो आपको एक बात याद रखनी है, यक्षगान जो है वो दक्षिणी राज्यों में से एक है, क्योंकि कई बार ऐसे ऑप्शन भी देख सकता है कि एक राज्य उत्तर से दे दिया, एक पूर्व से दे दिया, एक पश्चिम से दे दिया, एक दक्षिण से दे दिया। तो आप सटीक देसी आंसर लगा सकते हो कि दक्षिण से है, दक्षिण से जो राज्य होगा उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ चूंकि यहाँ पे सारे ही दक्षिण से राज्य दिए हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक में है। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक का।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो द हेग जो नीदरलैंड है वहां पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है? इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा जो गांधी है ना, उनकी ये पुस्तक है सत्य से मेरे प्रयोग। हिंदी में इसको सत्य से मेरे प्रयोग बोलेंगे, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये इंग्लिश में बोल देंगे इसको। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गई। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की किसी एक बुक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वंदे मातरम एक्सप्रेस जो है, वंदे मातरम एक्सप्रेस किन दो राज्यों के बीच में चली थी? तो वंदे भारत जो एक्सप्रेस स्टार्ट की गई थी वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में स्टार्ट की गई थी। भारत में रेलवे की वर्तमान में कुल कितने जोन हैं? तो पहले 18 थे, अभी इसमें से एक बढ़ गया, कितने हो गए? टोटल 19 जोन हो गए हैं ये रेलवे की। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान में कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात करें तो कर्नाटक का सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबली जो है वो विश्व का मतलब दुनिया भर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेनें खड़ी हो सकती हैं। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हो गए। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो जो BVR सुब्रमण्यम है वो वर्तमान में सीईओ है। उसके अलावा इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में। तो लॉन्च जहाँ से होते हैं ना वो उसके लिए फेमस है श्रीहरिकोटा, जहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय इसरो का। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, HDI। ये जारी कौन करता है? ये UNDP के द्वारा किया जाता है। 2025-26 मतलब जो लेटेस्ट अभी तक आ चुका है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। HDI में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के जो अब वर्तमान में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? राजीव कुमार हैं। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? 2023 का मैं यूं इसलिए याद रखना है क्योंकि उसकी मेजबानी भारत ने की थी G20 की, लेकिन G20 की 2026 की पूछेगा, 2023 की पूछने कम चांस है। 2026 की जो मीटिंग हुई थी ब्राजील में हुई थी, रियो डी जेनेरियो में हुई थी। दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा में दिया जाता है, जैसे 2025 का मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था। आपको ये बताना है कि 2026 वाला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो किसको दिया गया था, ये आपको बताना है, जो कि आगे की वीडियो कवर होता भी चलेगा। और हम इन सीरीज को इसी तरीके से कवर कर रहे हैं ना, पहले इजी, फिर धीरे मॉडरेट पे चलेंगे, 2-4 वीडियो जैसे हो जाएंगे, फिर 2-4-5 वीडियो के बाद हम हार्ड पे चले जाएंगे कि मुश्किल क्वेश्चन होंगे, थोड़े हार्ड लेवल होगा, फिर धीरे धीरे हम मिक्स कर लेंगे जैसे पेपर में आते हैं ना इस तरीके से। तो जैसे भी आप पेपर में बैठोगे तो आपको सब कुछ जाना पहचाना सा दिखने लगेगा जीके जीएस का। इसके अलावा 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से देखें तो ऊर्जा एवं कार्य का SI मात्रक जूल हो जाएगा। पास्कल दाब के लिए, न्यूटन बल का हो गया, और वॉट किसका होता है? पावर का, शक्ति का। इसके अलावा वाहनों के पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पीछे का हमें चूंकि छोटा दिखना मतलब छोटा और पूर्णतः आभासी जो प्रतिबिंब बनता है वो उत्तर लेंस का बनता है। तो उत्तर लेंस का बना होता है कौन? ट्रैफिक में देखने के लिए, पीछे देखने के लिए जो साइड वाला जो दर्पण लगा होता है ना उसमें। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम होती है? ध्वनि की चाल का क्रम आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा सबसे तीव्र गति से चलेगी ठोस में, उसके बाद द्रव में थोड़ा कम हो जाएगी, और जैसे ही गैस में जाएगी या हवा में जिसको बोलते हैं उस माध्यम में जाएगी तो और कम हो जाएगी, निर्वात में बहुत ही कम। तो ठोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे स्टील हो गया, एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस को दूर किया जाता है? मायोपिया होता है क्या है? निकट का तो सब कुछ सही से दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, और इसको ठीक करने के लिए लगाएंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस लगाएंगे ताकि दूर का अच्छे से दिखाई दे। आकाश में रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। सूर्य के प्रकीर्णन मतलब जैसे ही सूर्य की किरणें जो जल की बूंदे होंगी ना, जलवाष्प जिसको, उस पर पड़ेंगी तो वो फैल जाएंगी, उस पर जो 7 रंगों के प्रकाश में फैल जाएंगी। इससे क्या होता है, हमें जो वायुमंडल का रंग है, आकाश का रंग है, वो नीला दिखाई देने लगता है। इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जिम्मेदार जो मरीची है, मरीची का एग्जाम्पल ले सकते हो। और प्रकाश का अपवर्तन जो पेंसिल वाला जो है पानी में जैसे डालेंगे तो प्रकाश द्रव्य से जैसे भी गुजरेगा एक बार मुड़ जाता है, और जैसे वापसी आएगा निर्वात में, हवा में, तो फिर पुनः मतलब वो डायग्राम आपको याद होगा जिसमें पानी भरा होता है, ऐसे इधर से प्रकाश डाला जाता है तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। पेंसिल को जैसे द्रव्य में डालोगे तो मुड़ी हुई दिखाई देगी इस तरीके से। तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा।
इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार की थी? आधुनिक आवर्त सारणी तैयारी की गई थी वो किसके? हेनरी मोसले के द्वारा तैयार की गई थी। हंसाने वाली गैस जिसको लाफिंग गैस होती है उसका रासायनिक सूत्र नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O, N2 यानी नाइट्रस, O से ऑक्साइड हो गया ना, N2 राइट आंसर। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? अम्ल वर्षा होती है SO2 और NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो भी हैं, जो भी कंपोनेंट है उनको, और सल्फर जो है, सल्फर की ऑक्साइड, सल्फर की जो ऑक्साइड है उनको मिल जाए, ये अगर वायुमंडल में हो जाते हैं तो एसिडिक वर्षा होती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का सोना होता है, इसमें शुद्ध होता है। 22 कैरेट का इसमें कुछ मात्रा में तांबा मिला हुआ होता है ताकि वो पिघलने नहीं देता, नहीं तो ये बहुत ही मुलायम हो जाए। 24 कैरेट का सोना बहुत नरम होता है, बहुत मुलायम, तो उसको ठोस करने के लिए उसमें कुछ तांबे जैसी अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, तो इसको 22 कैरेट का बन जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो लीवर में है, यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अलावा सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोशिका का पावर हाउस ऑफ दिस सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और जो आत्मघाती थैली है वो बोलते हैं किसको? लाइसोसोम को। और क्या नाम है आपको बताना है, ब्रेन ऑफ दिस सेल किसको बोलते हैं? ब्रेन ऑफ दिस सेल किसको बोलते हैं? और रक्का थक्का बनाने के लिए, क्लोटिंग जमाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन के जिम्मेदार है, इसके लिए विटामिन के जिम्मेदार है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? जो सबको रक्त दे सकता है वो O नेगेटिव है, और सबसे ले सकता है वो AB नेगेटिव है। इंसुलिन की कमी से मनुष्य के शरीर में कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उसको मधुमेह बोलते हैं। डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी से कारण होता है। इसके अलावा रतौंधी विटामिन ए की कमी से। एनीमिया, अगर हम अच्छे से खाना पीना नहीं खा रहे, भोजन में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं है, तो वो एनीमिया, रक्त की कमी, वो उससे हो जाता है। घेंगा जो रोग है, गलगोट, ये गलगोट जिसको बोलते हैं, ये गले में होता है थायराइड का प्रॉब्लम से। तो ये हो जाता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आप जो टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, इसका आंसर समेत, मैंने ये इसके आंसर भी दिए हुए हैं, इसके आंसर समेत आप इसको दोबारा से रीड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से हम सीरीज में मतलब बढ़ते रहेंगे, और इजी टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल, और धीरे धीरे मिक्सचर करके सेम एग्जाम के लेवल पर हम लगभग 10-12 दिन में आ जाएंगे, और नेक्स्ट फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आप निश्चिंत होकर आप हमें अगर 20 से 25 मिनट देते हैं तो आपको पेपर में बहुत फायदा होने वाला है, जीके जीएस का पेपर जो। तो इस वीडियो में हम इतना ही, मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।